Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. As you all know that we are discussing organic compounds chapter number 15. This is an introductory chapter about organic chemistry. In today's lecture we will talk about allotropes, and particularly we will discuss the allotropes of carbon. Then we will talk about the functional group and their importance along with some examples. Talking about allotrope, allotropy or allotropism is the property of some chemical elements to exist in two or more different forms known as allotropes of these elements. Allotropes are different structural modifications of an element. आपने याद रखना है जब एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उस फिनोमिनन को आप कहते हैं एलोट्रॉपी या एलोट्रॉपिज्म, और उन डिफरेंट फॉर्म्स को आप कहते हैं एलोट्रॉप्स. जैसा कि ऑक्सीजन दो एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है, O2 एंड O3. O3 इज़ एन ओजोन. इस तरीके से सल्फ़र जो है वो तीन एलोट्रॉप्स के अंदर एग्जिस्ट करता है. और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कार्बन की, कि कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट, बकी बॉल्स एट्सेट्रा. तो जब एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इस फिनोमिनन को आप कहते हैं एलोट्रॉपी या एलोट्रॉपिज्म. अक्सर इसका कंपैरिजन किया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म से. जब एक कंपाउंड डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन जब एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इस फिनोमिनन को एलोट्रॉपिज्म का नाम देते हैं. Talking about the allotropes of carbon, we are going to discuss the most important allotropes of carbon, that is diamond, graphite and buckyballs. What are carbon nanotubes? ये आप लोग सर्च करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे. ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि what are carbon nanotubes. Now talking about diamond word means unbreakable in Greek and is a metastable allotrope of carbon, where the carbon atom are arranged in variation of the face centered cubic crystal. कैसे crystals होते हैं कार्बन के? डायमंड के फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल. ये आपको MCQs के लिए याद रखना है. Now talking about some basic points. Each carbon atom in the diamond is bonded to 4 other carbon atoms टू फॉर्म ए जाइंट कवलेंट नेटवर्क और लैटिस. आपने याद रखना है कि एक कार्बन 4 मज़ीद कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और कार्बन की तो वैलेंसी ही 4 है, वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है. और अगर वो चारों के चारों अपनी वैलेंसीज़ को यूज़ करते हुए 4 सराउंडिंग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि बड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है या बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना रहा है वो कवलेंट, जिसको आप कहते हैं कवलेंट नेटवर्क और लैटिस, राइट. और जो अरेंज होते हैं कार्बन, एक कार्बन के इर्द गिर्द 4 कार्बन अरेंज होते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं. और उस कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड फिक्स्ड इन देयर पोजीशन. लोकलाइज का मतलब होता है फिक्स्ड होती है अपनी पोजीशन में. कार्बन इज़ एक्सेप्शनली हार्ड एंड इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन की आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर, यानी वैलेंसी होती है 4 ही बॉन्ड बना सकता है. जब चारों के चारों बॉन्ड्स उसने अपने सराउंडिंग कार्बन एटम्स के साथ बना लिए तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है. और अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो इट विल बी ए पुअर कंडक्टर या नॉन कंडक्टर. आप कह सकते हैं कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो 3 चीज़ें आपने यहाँ याद रखनी है कि टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं. एक कार्बन 4 सराउंडिंग कार्बन से बॉन्ड बना रहा होता है कवलेंट बॉन्ड. कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. सो हियर इज़ अ स्ट्रक्चर. ऐसा कुछ दिखता है स्ट्रक्चर कि एक कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रली 4 सराउंडिंग कार्बन से जुड़ा होता है. टॉकिंग अबाउट ग्रेफाइट मीनिंग्स राइटिंग स्टोन इन ग्रीक्स एंड इट इज़ अ सेमी मेटल native element mineral. Graphite is the most stable form of carbon under standard conditions. Each carbon atom is bonded. देखें वहाँ भी मैंने कार्बन की बात की, यहाँ भी मैंने कार्बन की बात की, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है. जहाँ डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 सराउंडिंग कार्बन से बॉन्ड बना रहा था, यहाँ ग्रेफाइट के अंदर एक जो कार्बन एटम होगा इट इज़ बॉन्डेड टू द
3 other carbon atoms to give a layer of hexagonal rings। तो आपने याद रखना है कि डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 सराउंडिंग कार्बन से बॉन्ड बना रहा था, जबकि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 सराउंडिंग कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होगा, राइट। वहाँ चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए थे, यहाँ पर 3 यूज़ हुए हैं और एक स्पेयर में आप लोगों के पास मौजूद है। वहाँ जो स्ट्रक्चर बनता था वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनता था और यहाँ जो अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल रिंग्स बनते हैं, जो अगली साइड में आपको दिखाऊंगी। वहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी और इस एलोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और वो जो p ऑर्बिटल के अंदर एक डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में अहम रोल प्ले करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि डायमंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट द ग्रेफाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, पैरेलल टू द लेयर्स। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द लेयर्स, क्योंकि पैरेलल टू द लेयर्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि एक जगह पे फिक्स्ड ना हो, तो वहाँ पर चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बना लेते हैं तो वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद एक इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुआ वो डीलोकलाइज्ड है, वो मूव कर सकता है फ्रीली और इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सो here is a structure that is showing you the layers और द हेक्सागोनल रिंग्स, जैसे मैंने पीछे स्लाइड में पढ़ के आपको सुनाया कि हेक्सागोनल रिंग्स बनते हैं। हेक्सा मीन्स 6, तो हेक्सागोनल रिंग्स हैं ये 6 जो है कॉर्नर्स की अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है इन रिंग्स के अंदर, तो ये हेक्सागोनल रिंग्स हैं जो बनते हैं इन केस ऑफ ग्रेफाइट और ये लेयर्स की फॉर्म में खुद को अरेंज करते हैं। नो टॉकिंग अबाउट द बकमिनिस्टर फुलरीन, या आप यूँ कह लें कि जिसको बकी बॉल्स का नाम दिया जाता है, आपने याद रखना है दिस इज़ वन मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ स्फेरिकल कार्बन मॉलिक्यूल समटाइम्स कॉल्ड बकी बॉल्स। इट हैज़ द फार्मूला C60। तो ये जनरल फार्मूला होता है कि जनरली कहा जाता है कि C60, ये जो आपको बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा ये फिगर, दिस इज़ 60, तो C60 इसका फार्मूला होता है, लेकिन ये जनरल है। द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन हेक्सागोनल एंड पेंटागोन्स। हेक्सागोन्स भी होते हैं और पेंटागोन्स भी होते हैं। पेंटा मीन्स 5, तो 5 कॉर्नर्ड रिंग होगा तो पेंटागॉन, और 6 कॉर्नर्ड होगा तो हेक्सागोन। तो 2 किस्म के रिंग्स आपस में अरेंज होते हैं और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर कुछ यूँ दिखता है आप लोगों को, ये आप लोगों ने याद रखना है। एंड लाइक इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इन बकी बॉल्स इज़ बॉन्डेड टू द 3 अदर। तो यहाँ पर भी एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना रहा होता है। एंड ईच कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसके अंदर भी एक डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिहाजा ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं देखें, हाइब्रिडाइजेशन हो जाए या कंडक्टिविटी हो जाए, वो ग्रेफाइट से मिल रही हैं। ना टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि वो एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब आप अपने मॉलिक्यूल के साथ लगा देते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं पूरे मॉलिक्यूल्स की, तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को आप फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एन एटम विच कैन इम्पार्ट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ इन अ कंपाउंड इज टर्म्ड एज फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि CH4 मीथेन है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए, CH3OH बना दिया जाए, तो वो अल्कोहल बन जाएगा। तो सिंपल एक ऑक्सीजन एटम ऐड करने से उसकी नेचर बदल गई है मॉलिक्यूल की, तो वो ऑक्सीजन एटम कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जब किसी कंपाउंड के साथ लगें और उसकी प्रॉपर्टीज़ को बदल दें, तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर शो किए गए हैं। फंक्शनल ग्रुप्स विद मल्टीपल कार्बन कार्बन बॉन्ड, आपको कार्बन कंपाउंड जैसे नज़र आते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको अल्कीन्स कहा जाता है, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको अल्काइंस कहा जाता है, जिनके अंदर यू रिंग स्ट्रक्चर हो और अल्टरनेटिव यानी एक के बाद एक डबल और सिंगल बॉन्ड्स अरेंज हो, उनको अरीन्स कहा जाता है या एरोमेटिक रिंग्स कहा जाता है। तो ये डिफरेंट फैमिलीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहाँ पर बहुत सारी और फैमिलीज़ हैं जिन्हें मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन स्लाइटली बॉन्डेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कार्बन जब क्लोरीन ऐसे बॉन्ड बनाता है या ब्रोमीन से बॉन्ड बनाता है तो अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं, जिसके अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन या जो भी हेलोजेंस होंगे वो फंक्शनल ग्रुप होंगे। जब OH बॉन्ड आपको जो OH ग्रुप लगा हुआ नज़र आता है तो दिस इज़ एन इंडिकेशन फॉर द फैमिली दैट इज़ टर्म्ड एज अल्कोहल।
और जब एक ऑक्सीजन दोनों साइडों से 2 चेन्स के साथ जुड़ा हो तो उसको ईथर्स कहा जाता है उन कंपाउंड्स को, और लास्ट पे आपको फॉस्फेट शो किए जा रहे हैं। नो टॉकिंग अबाउट द अदर फंक्शनल ग्रुप्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज, जिन्हें मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करती रहूँगी। इनके अंदर एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, ये डिफरेंट फैमिलीज़ हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो इनकी कुछ डिटेल्स आप इस चार्ट से कर सकते हैं। देखें, अल्कीन्स हों तो उनमें डबल बॉन्ड होता है, और इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो इथीन आ गई। अब अल्काइंस जो हैं वो एक और फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप आपको शो किया जा रहा है, और इनके नाम के एंड पर आयन यानी YNE शो किया जाता है, और इनकी एग्जांपल में इथाइन आ जाता है। अरीन्स जो हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग ज़रूर होता है, और इसकी एग्जांपल में बेंजीन शो किया गया है। उसके बाद जब अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है ना डियर स्टूडेंट्स, वो आपको पिंक कलर से शो किए जा रहे हैं। तो ये जो एक्स लगा हुआ दिख रहा है, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, या हैलोजन ग्रुप है। तो दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल हैज़ बीन मेंशन्ड क्लोरोमीथेन। अब अल्कोहल है तो OH फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल की फैमिली में। ईथर्स की फैमिली में ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होता है, एग्जांपल्स मेंशन है साथ साथ। अब मोनोफॉस्फेट्स के अंदर ये पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप PO4 होता है, और डाईफॉस्फेट्स के अंदर जो है आपको फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है। अमीन्स के अंदर जो है वो NH2 हो सकता है, और इमीन्स, नाइट्राइल्स एंड थायोल्स। तो ये सिंपल आपको एक आइडिया देने के लिए कुछ स्लाइड्स दी गई हैं। मैं इन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर अलहदा से एक लेक्चर बनाऊंगी, जिसके ऊपर आपको सिखाऊंगी कि फैमिली, फंक्शन ग्रुप, नाम और एग्जांपल्स सब उसके अंदर एलैबोरेट किया जाएगा। So that was just an introduction of functional groups in today's lecture. Thank you so much.